में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। देश में अभी बीमा का दायरा बहुत ही सीमित है और इसे ही बढ़ाना है। रेगुलेटर का लक्ष्य है कि 2047 तक सभी के पास बीमा हो, इंश्योरेंस फॉर ऑल। और इस गोल तक पहुंचने के लिए बीमा इंडस्ट्री में किस तरह के सुधार हो रहे हैं और इसका असर बीमा धारकों से लेकर बीमा कंपनियों पर किस तरह पड़ने वाला है। इंश्योरेंस सेंट्रल पर आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं हूं प्रियंका संभव। इंश्योरेंस जगत की सारी खबरों को लेकर हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा मंथली शो इंश्योरेंस सेंट्रल। और आज के शो में हम फोकस करने वाले हैं बीमा में बदलाव के 6 अहम प्रस्तावों पर, जिसे सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और इससे इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूती मिलने वाली है। साथ ही में बीमा कंपनियों के लिए अब बाजार में उतरना आसान होगा, क्योंकि उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। जीएसटी परिषद ने अच्छी खबर दी है। मोटर बीमा में नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। तो इससे बीमा धारकों को कैसे मिलेगी राहत, समझिए हमारे खास पैकेज में। लेकिन सबसे पहले बीमा से जुड़ी प्रमुख हेडलाइंस आपके लिए लेकर आते हैं। अब बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा बीमा। किसी भी तरह का बीमा खरीदने के लिए केवाईसी जरूरी। इसके बिना ग्राहक कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे। बीमा नियामक इरडा ने जारी की गाइडलाइंस। अभी तक हेल्थ, मोटर और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए जरूरी नहीं था केवाईसी। ये नियम उन पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से पॉलिसी है। एनपीएस में मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम जल्द। नए वित्त वर्ष में लॉन्च होगी मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने संकेत दिए। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम के लिए हर साल तय होगी दरें। नए प्रोडक्ट के लिए 10 साल का होगा लॉक इन पीरियड। सरकारी बॉन्ड के आधार पर तय होगी रिटर्न की दर। एलआईसी ने की बड़ी तैयारी। गैर जीवन बीमा कारोबार में उतरने की है प्लानिंग। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किया है कॉम्पोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव। इसके जरिए जीवन, हेल्थ और मोटर बीमा बेच सकेगी कंपनी। जीवन बीमा कारोबार में एलआईसी का 60% से ज्यादा कब्जा है। अन्य बीमा कंपनियों के मुकाबले बेहतर पहुंच और ढांचा। गलत तरीके से बीमा ना बेचे अधिकारी। एसबीआई ने फील्ड अधिकारियों को जारी किए निर्देश। बीमा उत्पादों की बिक्री जरूरत के अनुसार ही सुनिश्चित करें अधिकारी। हाल ही में वित्त मंत्रालय पीएसयू बैंकों में बीमा की मिससेलिंग पर जताई थी चिंता और मंत्रालय को ग्राहकों पर दबाव डालकर बीमा बेचने की मिली थी शिकायतें। एसबीआई के बाद अन्य पीएसयू बैंक भी उठा सकते हैं ये कदम। इससे बैंक ग्राहकों को मजबूरी में नहीं खरीदना पड़ेगा बीमा। इरडा की गांव-गांव तक बीमा पहुंचाने की तैयारी है और बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए गांव-गांव में तैनात होंगे बीमा वाहक। ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी बीमा वाहक की तैनाती। बीमा से जुड़ी सभी सेवाएं और उत्पाद मुहैया कराएंगे। बीमा विस्तार में स्वास्थ्य, संपत्ति, जीवन और दुर्घटना बीमा सभी होंगे शामिल। ऐप आधारित इन बीमा सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाएगा। बीमा कंपनियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रही हैं इस एक्सपेंशन का प्लान। मोटर बीमा धारकों को मिली है राहत की खबर। जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर टैक्स को लेकर नए सिरे से व्यवस्था दी है और परिषद ने कहा है कि मोटर बीमा का नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी जीएसटी के दायरे में अब नहीं आएगा। इससे जिन लोगों को नो क्लेम बोनस मिलता है अब उन्हें अपना मोटर बीमा रिन्यू कराने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या होता है एनसीबी, कैसे काम करता है और एनसीबी के जीएसटी से मुक्त हो जाने पर बीमा धारकों को कैसे मिलेगा फायदा, समझिए हमारी स्पेशल स्टोरी में। मोटर बीमा धारकों के लिए राहत की खबर है। जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर टैक्स को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। परिषद ने कहा है मोटर बीमा का नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। इससे जिन लोगों को नो क्लेम बोनस मिलता है अब उन्हें अपना मोटर बीमा रिन्यू कराने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या होता है एनसीबी? एनसीबी के जीएसटी से मुक्त होने से बीमा धारकों को कैसे होगा फायदा, आइए समझते हैं मनी 9 की इस स्टोरी में। मोटर बीमा पॉलिसी में अगर हम पहले साल में कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो बीमा कंपनी अगले साल की पॉलिसी रिन्यू कराते समय प्रीमियम में डिस्काउंट देती है। बीमा की भाषा में इसे नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी कहते हैं। साल दर साल ये बोनस बढ़ता जाता है। पहले नो क्लेम ईयर में ये बोनस 20% होता है। बिना किसी क्लेम के लगातार 5 सालों तक एनसीबी का लाभ बढ़कर 50% हो जाता है। अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो प्रीमियम पर 50% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। एनसीबी का लाभ केवल खुद के नुकसान यानी ऑन डैमेज प्रीमियम के डिस्काउंट के रूप में मिलता रहेगा।
थर्ड पार्टी प्रीमियम पर यह छूट नहीं मिलती है। बोनस का ये लाभ सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है और उसके लिए ऑन डैमेज बीमा का प्रीमियम 40,000 रुपए है और पहले साल में आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो 20% के हिसाब से 8,000 रुपए का बोनस मिलेगा। अगर लगातार 5 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं और मान लिया जाए कि प्रीमियम की राशि 40,000 रुपए है तो 50% के हिसाब से 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आगे भी क्लेम नहीं लेंगे तो ये डिस्काउंट मिलता रहेगा। अगर प्रीमियम की राशि 40,000 रुपए है और पहले नो क्लेम ईयर के बाद 20 के हिसाब से 8,000 रुपए का बोनस मिला है। अभी तक बीमा कंपनियां पूरे प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगाती थीं। इस तरह नो क्लेम बोनस पर भी जीएसटी देना होता था। नई व्यवस्था के तहत प्रीमियम की राशि में से एनसीबी घटाकर ही जीएसटी लगाया जाएगा। इस तरह पहले साल में 8,000 का 18% यानी 1,440 रुपए का फायदा होगा। 5 साल में अगर एनसीबी 20,000 रुपए बनता है तो उस पर जीएसटी के रूप में 3600 रुपए की बचत होगी। जाहिर है जिन लोगों को एनसीबी का लाभ मिलेगा उन्हें जीएसटी के रूप में कुछ ना कुछ बचत जरूर मिलेगी। अगर किसी साल आपने क्लेम लिया है तो अगले साल आपको एनसीबी नहीं मिलेगा और अगर पॉलिसी एक्सपायर होने के 90 दिन के भीतर रिन्यू नहीं कराई गई है तो आपको एनसीबी नहीं मिलेगा, भले ही आपने क्लेम ना लिया हो। नो क्लेम बोनस को एक वाहन से दूसरे वाहन में ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि पॉलिसी धारक का नाम एक ही हो। अगर आप बीमा कंपनी बदल देते हैं तब भी नो क्लेम बोनस का लाभ मिलता है। अगर आप क्लेम नहीं लेते और बीमा कंपनी बदलते हैं तो एनसीबी मिलेगा। अगर हम मोटर बीमा कंपनी बदल रहे हैं और इसमें एनसीबी बन रहा है तो इसके लिए बीमा कंपनी से एक सर्टिफिकेट बनवाना है। रिन्यूअल के समय इस एनसीबी सर्टिफिकेट को दिखाकर दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर कराया जा सकता है। रिन्यूअल के समय बोनस की राशि घटाकर आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। एक बीमा कंपनी का एनसीबी दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कार का एनसीबी कार के बीमा में एडजस्ट हो पाएगा। कार के एनसीबी को टू व्हीलर में एडजस्ट नहीं करा सकते। ये लाभ कार में भी तभी ट्रांसफर होगा जब पॉलिसी धारक एक ही व्यक्ति हो। अगर हम पुरानी कार बेच रहे हैं और उसकी बीमा पॉलिसी में एनसीबी है तो इसे आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी और गाड़ी की आरसी दिखाकर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदें तो इस रकम को उसकी बीमा पॉलिसी में एडजस्ट करा सकते हैं। आमतौर पर एनसीबी सर्टिफिकेट की वैधता 2 साल तक होती है। ऐसे में अपनी कार या बाइक में छोटे नुकसान के लिए क्लेम ना लें, इससे आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो जाएगा। आपकी पॉलिसी में जो एनसीबी मिला है उसका सही से इस्तेमाल करें। देश में अभी बीमा का दायरा बहुत ही सीमित है। बीमा नियामक इरडा की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 2020-21 में देश में बीमा की पहुंच महज 4.2% थी। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जीडीपी में बीमा प्रीमियम की राशि का योगदान जो है वो केवल 4.2% पर ही रहा है। बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए ही इरडा ने 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इन्हें अब सरकार ने भी नोटिफाई कर दिया है। तो ये नियम किस तरह से बीमा में बदलाव लाएंगे, इससे आपकी जिंदगी यानी जो लोग बीमा खरीदते हैं, बीमा का इस्तेमाल करते हैं, बीमा धारक की जिंदगी कैसे बदलेगी, बीमा कंपनियों की जिंदगी कैसे बदलेगी और बीमा का दायरा कैसे बढ़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और सीएफपी जितेंद्र सोलंकी। नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। हमने जो पूरा 2022 का जो साल देखा है और अब हम 2023 में भी जब आए हैं तो सरकार ने भी, इरडा ने जो प्रस्ताव दिए उन्हें नोटिफाई कर दिया। इसमें एक प्रस्ताव जिस पर मेरी नज़र सबसे पहले गई वो ये है इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंट्स को, पहले वो केवल 3 टाई अप कर सकते थे, अब 9 टाई अप कर पाएंगे। इसी तरह इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स जो है वो केवल जो है उनकी भी टाई अप की लिमिट जो है अब 2 से 6 हो जाएगी। ये फैसला जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीमा कंपनियों का बढ़ेगा, इससे ग्राहकों के लिए कितनी चीज़ें बदलेंगी? देखिए, कॉर्पोरेट एजेंट और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए। इनका क्योंकि पहले सीमित दायरा था, 3 कंपनियों तक आप टाई अप कर सकते थे, तो होता क्या था कि कस्टमर्स ज़रूरी नहीं है कि 3 इंश्योरेंस कंपनी में से ले, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, वो भी दिया जा सकता है। इसी तरह से इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म के लिए भी वो बंदिशें थी।
तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो नियम बदलाव हैं ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए किए गए हैं कि इंश्योरेंस को दूर दूर तक, गांव गांव तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंश्योर्ड हो इंडिया के अंदर। तो उसके लिए कदम उठाए गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, आसान होगा उनके लिए रीच करना, ज़्यादा लोगों तक रीच करना। और वहीं इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के लिए, एक बायर के लिए भी, अगर वो किसी कॉर्पोरेट एजेंट के पास आता है, इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो अपनी पसंद का प्रोडक्ट वो ले सकता है या जो उसके लिए फिट बैठता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो 2 या 3 कंपनियों पे ही सीमित रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए अच्छा है। इससे जो उम्मीद है वो ये कि दायरा ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक रीच होगी, और जो हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ज़ाहिर तौर पर पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करके कॉर्पोरेट एजेंट्स के पास अब आप ज़्यादा विकल्प होंगे। जब आप उनसे खरीदेंगे बीमा, तो उनके पास ज़्यादा विकल्प होंगे। वो अब तक शायद आपको 3 कंपनियों के विकल्प दिखाते थे, अब 9 कंपनियों के विकल्प दिखा पाएंगे। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के टाइप जो हैं केवल 2 हो सकते थे, अब 6 ऑफर्स आपको वो दे पाएंगे, 6 कंपनियों के प्लान्स दिखा पाएंगे। अब जितेंद्र सर, इसमें एक और बदलाव जो हुआ है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, यानी ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा प्रोडक्ट को बनाने में, इनोवेटिव प्रोडक्ट को लाने में मदद मिलेगी। आप इसे कैसे देखते हैं? और इस पर जब हम देखेंगे आगे, कंपनियों को जब ज़्यादा छूट मिलेगी तो इससे भी हम नए तरह के प्रोडक्ट देखेंगे और प्रीमियम में भी इसमें लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को और अगर हम ढंग से समझें तो आज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें हैं उसमें हम लोग काफी पीछे हैं। आपका जो कवरेज है, किस तरह के कवरेज होने चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस अभी भी पूरी तरह से कवर नहीं होती है, बहुत से एक्सक्लूजन है, और भी बहुत से लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे से बाहर हैं, प्रीमियम अभी अनअफोर्डेबल रेंज पे है। तो अब ये सब की दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या है? अभी के हाल ही के समय में कुछ फिनटेक कंपनीज भारत में आई हैं जिन्होंने कुछ इनोवेशन लाना शुरू किया है और इसके दायरे को बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसी को देखते हुए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को जो है थोड़ा चेंज किया गया है। जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, देखिए किसी भी प्रोडक्ट या फीचर को लाने के लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कंज्यूमर, कंपनीज, मैन्युफैक्चरर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबके लिए टेस्ट हो जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरह से सही है और क्या कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस दायरे को जो है रेगुलेटर ने बढ़ाया है, उसके 6 मंथ से लेकर अब 36 मंथ्स को कर दिया गया है। यानी कि आप एज ए फिनटेक कंपनी अगर मैं कोई इनोवेशन लेके आ रहा हूँ और लोगों तक पहुंचा रहा हूँ मैं प्रोडक्ट्स को, तो मेरे पास 36 मंथ्स का टाइम है, मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट में अप्रूव हो जाता है। तो ये इसका रीजन यही है कि जो फिनटेक कंपनीज आ रही हैं जो इस इनोवेशन कर रही हैं, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस खासकर जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अफोर्डेबल बनाया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है एक ईज कर दिया गया है। और मेरी राय में काफी अच्छा कदम है। हम फिनटेक काफी इनोवेशन कर रहा है और उस इनोवेशन को अगर बढ़ावा मिलता है तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट हैं या और ट्रीटमेंट हैं, दूसरी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और ज्यादा कवरेज मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये सब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंश्योर्ड रह सके इंडिया। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि 2047 तक जो है बीमा फॉर ऑल के एक लक्ष्य को मीट किया जा सके। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों के लिए कैपिटल जुटाने के भी नियमों में हम ढील देख रहे हैं और इनफैक्ट कहा गया कि उद्योग घरानों की जो सहायक इकाइयां हैं वो भी अपने बूते पर बीमा कारोबार जो सब्सिडरी फर्म से ला पाएंगी। इसके साथ ही प्रमोटर की परिभाषा को भी बदलाव किया है। इससे आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये एक सही दिशा में ईज ऑफ डूइंग की तरफ एक कदम है बढ़ाते हुए नजर आएंगे आप? ये काफी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर को चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आया है। और जो जरूरत लगी वो ये कि शायद और इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत पड़े जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन किया जा सके, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाया जाए। उसी को देखते हुए ये जो नए कदम हैं वो लिए गए हैं।
प्रमोटर की परिभाषा बदली गई है, प्रमोटर्स का स्टेक अपना डाइल्यूट कर सकते हैं, सब्सिडरी कंपनीज है वो प्रमोटर बन सकती हैं। तो इसी तरीके से और जो भी बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए कि इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनीज को बढ़ावा मिले, नए इन्वेस्टमेंट आए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, पीई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें, इसके लिए बदलाव किए गए हैं। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इंश्योरेंस काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, अगर कैपिटल नहीं आएगा, एक सीमित तक रह जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनीज आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ये जो कदम है कहीं ना कहीं कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए। अगर हम और कंट्री से कंपेयर करते हैं, चाइना या दूसरी, तो वहां पे इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे मुकाबले काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसी को इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये जो नियम है ये बदले गए। एक और एस्पेक्ट देखा है, जो 6 आज हम प्रस्तावों की बात कर रहे हैं जैसे नोटिफाई किया गया है, वो ये कि बीमा कंपनियों में एक्चुअरी की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। ये एक्चुअरीज होते कैसे, ज़रा सिंप्लीफाई करके बताइए, और इससे बीमा कंपनियों को किस तरह से मदद मिलेगी। बेसिकली इस कदम के पीछे आप क्या रैशनल देख रहे हैं? किसी भी बीमा को देने के लिए कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है, और वो रिस्क फैक्टर ये होता है कि कंपनी को क्या उससे लॉस होने वाला है। यानी कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस जितना कंपनी ने डिसबर्स किया है उसमें से कितने डेथ क्लेम आते हैं, अगर जो कंपनी ने अनुमान लगाया उससे ज्यादा डेथ क्लेम आ गए तो कंपनी लॉस में चली जाती है, या किसी तरह का कोई और रीजन हो सकता है। तो एक एक्चुअरी जो है वो एक्चुअरी कंपनी के रिस्क को असेस करता है और प्रीमियम कितना होगा उसको असेस करता है, और बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करता है, और वो ये कंपनी को ये राय देता है कि इस किसी भी प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है वो, या जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में, उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रीमियम रखना चाहिए, कितनी और प्रोबेबिलिटीज पे हमें काम करना चाहिए। तो एक्चुअली का जो मेन लाइन ऑफ एडवाइजरी होता है, एक तरह से एडवाइजर है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि उसको कितना रिस्क है उसके ऊपर, उसके लिए वो एडवाइस करता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी अपना आगे का बिजनेस स्ट्रेटेजी तय करते हैं। तो रिस्क एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कंपनियों को अपने। हाँ, तो पेंशन प्रोडक्ट होती है, पेंशन प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशंस होती हैं, क्या मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, कितना क्या क्लेम आ सकते हैं, अगर किसी तरह का नेचुरल कैलेमिटी आती है उसमें क्लेम आ सकते हैं, तो कंपनी क्लेम देने में कितनी समर्थ होगी, इस सब का असेसमेंट जो है वो एक्चुअली के थ्रू होता है। कंपनियों को एक सहूलियत मिलने वाली है, सॉल्वेंसी मार्जिन को लेकर के ढील दी गई है, और अब जो है इसमें रकम रखने जो एक लिमिट थी उसको कम कर दिया गया है। इससे आपको क्या लग रहा है कि ये सॉल्वेंसी मार्जिन के घटने से कंपनियों के लिए अच्छी खबर है? देखिए, सॉल्वेंसी मार्जिन को 2 जगह घटाया गया है। सबसे बड़ा है क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर, जहां पे कि सॉल्वेंसी मार्जिन को जो है वो कम किया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे कंपनी के हाथ में ज्यादा कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा, कंपनी ज्यादा बिजनेस को डिसबर्स कर सकेंगी। सॉल्वेंसी होता क्या है कि जितना भी कंपनी बिजनेस डिसबर्स करती है उसका उनको परसेंटेज जो है एज सॉल्वेंसी रखना होता है, जिससे कि समय आने पर वो जो है भुगतान कर सके, या ये कहें कि लायबिलिटी से ज्यादा कितना एक्सेस उनको कैपिटल रखना होता है जिससे वो भुगतान करने की स्थिति में हो। तो सॉल्वेंसी कम करने का मतलब है कंपनी के हाथ में ज्यादा पैसा देना, यानी कि वो ज्यादा जो है बिजनेस डिस्पर्स कर सके। तो इससे जरूर फायदा होगा, खासकर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस में किया गया है, हालांकि यूलिप और दूसरी जगह भी किया गया, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कंपनी के लिए पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा बिजनेस डिस्पर्स कर सकेंगी, और अगर ज्यादा बिजनेस डिस्पर्स होगा तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। अभी तक जो कुछ अनुमान निकल कर आए हैं उससे ये निकल कर आ रहा है कि अराउंड 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा उनके पास रह सकता है, लेकिन ये अनुमान है, अभी तक ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। साथ ही में इंश्योरेंस कंपनियां, जो नई इंश्योरेंस कंपनियां आना चाहती हैं, उनका गठन होना चाहता है, उनके लाइसेंस और साथ ही में उनके रजिस्ट्रेशन, इसमें भी काफ़ी जो है नियम में ढील दी गई है। जो कंपनी नई आना चाहती है उनके डायरेक्टर्स के लिए कुछ नियम चेंज करे गए हैं, उनका जो पास्ट है उसके लिए चेंज किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस को
कम किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस आई थिंक 8 महीने होता था, उसको घटाकर जो है 3 महीने या 6 महीने के अंदर जो है उसको करने के लिए IRDA ने किया है। तो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब इतने सारे नियम में बदलाव हुए हैं जहां कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया है या दूसरी चीजों को, जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है उस रिकॉर्ड कीपिंग को चेंज किया गया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जितना रिकॉर्ड IRDA मांगती है उसको बदलाव किया गया है। तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह से आसान किया गया है और उसका रीजन ये है कि जितनी कंपनीज हैं इसके अलावा और कंपनीज को हिंदुस्तान में लाया जाए और प्रमोटर्स आए, नई इंश्योरेंस कंपनीज को लॉन्च करें, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होगा। तो मेरी राय में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की तरफ इनोवेशन होगा, इसके साथ साथ फिनटेक कंपनीज काम करेंगी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलके, क्योंकि फिनटेक कंपनीज डाटा एनालिटिक्स और ये सब जब करती हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता है और वो मैन्युफैक्चरर फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो ओवरऑल ये सब चीजें करी गई हैं। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जहां पे IRDA खुश नहीं था कि हम जहां तक पहुंचे हैं उससे हमें कहीं ज्यादा होना चाहिए था, ये सब उसके लिए किया गया है। बिल्कुल, तो कंपनियां ज्यादा होंगी, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, जो लोग आपको इंश्योरेंस बेचते हैं वो ज्यादा कंपनियों से टाई अप करके आपको ज्यादा विकल्प दे पाएंगे और लक्ष्य वही है, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को, इसकी पहुंच को बढ़ाना है। कुछ सवाल जितेंद्र जी लेकर आते हैं जो हमारे पास हमारे दर्शकों के आए हैं। पहला सवाल लालता प्रसाद जी का है, दौसा से। लालता जी पूछ रहे हैं कि सरकार ने कॉम्पोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव दिया है, एक ही कंपनी जो है वो लाइफ, हेल्थ और मोटर बीमा पॉलिसी अब बेच पाएंगी, इससे बीमा कंपनियों को फायदा होगा या ग्राहकों को? बिल्कुल कंज्यूमर सेंट्रिक सवाल है कि कंपनियां जो हैं अब तरह तरह के प्रोडक्ट एक ही कंपनी जो है कॉम्पोजिट लाइसेंस के तहत बेच पाएंगी, किसका फायदा देख रहे हैं? क्या ये फायदा कंपनियों को ज्यादा होगा? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों को फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा है। अब आप आज की डेट में जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग एनालिसिस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग एनालिसिस करते हैं, अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं, तो आपको काम ज्यादा करना पड़ता है एज एन बायर। अब एक कंपनी अगर सारे प्रोडक्ट बेच सकती है तो उसके लिए ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि वो हर तरह के प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है। लेकिन एक कंज्यूमर को भी फायदा होता है कि एक कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल है तो उसको क्लेम के लिए अलग अलग कंपनीज में नहीं कर जाना पड़ेगा, एक ही कंपनी से प्रोडक्ट ले सकता है। तो मेरी राय में दोनों को फायदा है। अब इंश्योरेंस अगर एक कंपनी को IRDA अगर मंजूरी दे रहा है कि सभी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, और देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि कल को कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ सकती है जो कि मल्टीपल बेनिफिट्स आपको दे। तो अगर एक कंपनी को लाइसेंस है कि वो कंपोजिट में काम कर सकती है तो नए प्रोडक्ट भी इनोवेट हो सकते हैं। उससे आप कंज्यूमर को ही फायदा होगा कि मुझे 10 तरह के प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे 10 तरह की बीमारियों को या 10 तरह के रिस्क को कवर करने के लिए। मल्टीपल प्रोडक्ट की जगह आप को हो सकता है आने वाले समय में एक प्रोडक्ट भी दिखे, क्योंकि कंपनियों को ढील दी जा रही है कि वो इनोवेशन करें, नए तरह के प्रोडक्ट लेकर आए। सुचित्रा जी का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जितेंद्र सर, जो मैं अगला रखने वाली हूँ। इन्होंने अभी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। डॉक्यूमेंट आने के बाद एजेंट ने बताया कि ये पॉलिसी यूज एंड फाइल सिस्टम के जरिए आई है, यानी बीमा रेगुलेटर IRDA ने अभी इस प्लान को मंजूरी नहीं दी है। अगर इस पॉलिसी को मंजूरी नहीं मिली है तो मेरा क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है? यूज एंड फाइल के तहत कंपनियां जो हैं IRDA की मंजूरी के बिना प्रोडक्ट लेकर जा रही हैं, और जो इसे खरीदेगा उसके मन में ये सवाल तो उठना जायज़ है। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसको अगर हम दायरे को समझे तो यूज एंड फाइल जो IRDA ने लॉन्च किया उसमें कंपनीज जल्दी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती हैं, उसमें IRDA की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टाइम के बाद उनको IRDA को इन्फॉर्म करना होता है। अब इसके लिए IRDA ने कुछ रेगुलेशन कर रखे हैं कि आपका यूज एंड फाइल अगर कोई प्रोडक्ट होता होगा तो वो इस दायरे के अंदर लॉन्च होगा। तो जब भी IRDA के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि ये प्रोडक्ट है हमारा जो यूज एंड फाइल के थ्रू हमने डिसबर्स किया है कंज्यूमर्स को, तो उसमें IRDA जो है ये देखता है कि क्या उसी रेगुलेशन के दायरे में है वो। अगर नहीं है तो IRDA बोल सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लीजिए। अगर ऐसी स्थिति आती है, देखिए कोई भी इंश्योरेंस जब प्रोडक्ट विड्रॉ होता है, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रोडक्ट के टर्म तक आपको जो है कंटिन्यू रखती है। पहले भी हमने देखा है, जैसे LIC ने 2014 में सारे प्रोडक्ट्स विड्रॉ किए थे और उसके बाद नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे बिकॉज बोनस रेट जो है वो देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पहले प्रोडक्ट लिए हुए थे उनके प्रोडक्ट तभी से बंद हो गए थे। आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिया है
आप उसका कोई टर्म है लाइफ इंश्योरेंस जैसा, तो आपकी टर्म तक इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको सर्विसेज देगी, आपके प्रोडक्ट को उस टर्म तक चलेगा, और जब आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। तो जब भी कोई प्रोडक्ट विड्रॉ होता है, आपको आपकी जो भी उस प्रोडक्ट की टर्म है तब तक कंपनी सर्विस देती है। ठीक है, तो जो कमिटमेंट रहेगा वो पूरा होगा हर कंज्यूमर के साथ, अगर प्रोडक्ट को ऐसा वर्स्ट कम टू वर्स्ट ये नियम भी है, ये इरडा का नियम भी है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट दिया है तो एज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको उसकी टर्म तक जो है आपको कमिटमेंट पूरा करना है। एक सिंगल कमिटमेंट भी अगर ऐसा है आपके पूरे प्रोडक्ट्स में, तो उसको भी आपको टर्म तक पूरा करना होगा। ठीक है, तो चलिए सुचित्रा जी, चिंतित मत होइए, जितेंद्र सर ने भी हमें समझा दिया और इरडा का नियम भी है। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए, इंश्योरेंस सेंट्रल के लिए, शुक्रिया आपका। और बीमा से जुड़े अगर आपके भी मन में कई सवाल हैं, कोई उलझन है, तो आप हमें भेज सकते हैं इंश्योरेंस सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही में इंश्योरेंस पर हम रोज़ हेलो Money9 भी हर मंगलवार को लेकर आ रहे हैं, उस पर भी सवाल भेज सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस से जुड़ा सवाल आप हमें ऐसे भेजें, इंश्योरेंस लिख करके अपने सवाल की पूरी डिटेल्स हमें दीजिएगा, और उसके बाद आप हमें अपना सवाल जो है अपने नाम, शहर का नाम और मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311218774 पर, या ईमेल करना चाहें तो money9query@tv9.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। तो इंश्योरेंस सेंट्रल में हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन Money9 के ऐप के साथ जुड़े रहिए। Money9 के ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हो, रियल एस्टेट हो या फिर टैक्स बचाना हो, इन तमाम टॉपिक्स पर Money9 आपके लिए बना रहा है ढेर सारा कंटेंट जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की राह को आसान बनाएगा। तो Money9 देखते रहिए।